मौर्यकालीन इतिहास के पन्ने पलटने पर एक महत्वपूर्ण राज्य का उल्लेख मिलता है। वह है आठवीं राज्य। छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका मौर्य काल में आठवीं राज्य के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य बस्तर यानी आठवीं पर अपना शासन स्थापित नहीं कर सके थे। यहाँ की शक्तिशाली जनजातियों से सीधे लड़ने की क्षमता उस समय के किसी भी राजा में नहीं थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आठवीं सेना का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने आठवीं बस्तर के योद्धाओं को अपनी सेना में शामिल किया था। महान सम्राट अशोक मौर्य ने भी आठवीं बस्तर को अपने अधीन रखने की इच्छा दिखाई थी। अशोक के समय कलिंग और आठवीं बस्तर दोनों ही मौर्य साम्राज्य के आंखों में चुभते हुए कांटों के समान थे। सम्राट अशोक ने सबसे पहले कलिंग पर चढ़ाई की। आठवीं बस्तर की जनजातियों ने अशोक के खिलाफ कलिंग का साथ दिया। कलिंग युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए। लाखों लोग अकाल, महामारी और भुखमरी से मारे गए। 261 ईसा पूर्व में कलिंग ने अशोक की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु आठवीं बस्तर ने अपनी आजादी बनाए रखी। आठवीं बस्तर को सम्राट अशोक कभी भी जीत न सके। आठवीं बस्तर पर अधिकार नहीं कर पाने की विफलता अशोक के 13वें शिलालेख में इन पंक्तियों में दिखाई देती है, जहां लिखा गया है, अंतानम अविजितानम, अर्थात आठवीं जन अविजित पड़ोसी हैं। कलिंग के युद्ध में अपार जनक्षति के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने आठवीं पर अपना अधिकार करने की इच्छा त्याग दी। सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य की जड़ें कमजोर होती चली गईं। बाद के मौर्य शासकों के कमजोर होने के फलस्वरूप कलिंग ने मौर्यों की अधीनता से स्वयं को आजाद कर लिया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग में महामेधवाहन वंश का उदय हुआ। इस वंश का तीसरा राजा खारवेल हुआ, जो कि भारत के प्रतापी राजाओं में से एक था। खारवेल ने कलिंग में अपना शासन स्थापित किया। जल्दी ही यह बहुत बड़े भूभाग का स्वामी भी बन गया। आधुनिक बस्तर तदयुगीन आठवीं क्षेत्र का कुछ भूभाग खारवेल के अधीन हो गया था। इन सभी तथ्यों की जानकारी हमें उड़ीसा स्थित उदयगिरी की हाथी गुम्फा प्रशस्ति से मिलती है। उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील दूर उदयगिरी नामक पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। 17 पंक्तियों में खुदे हुए इस लेख से हमें खारवेल की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इस शिलालेख के अनुसार खारवेल ने जैन धर्म को बढ़ावा दिया था। 24 साल की उम्र में वह महाराज पद पर आसीन हुआ। उसने अपने शासन के दूसरे साल में अपने समकालीन गौतमी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया था। हाथी गुफा प्रशस्ति में आठवीं बस्तर का भी उल्लेख मिलता है। हाथी गुफा प्रशस्ति निश्चित तौर पर बस्तर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। एक तरफ आधुनिक बस्तर में जहां आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां हैं, वह पहली और दूसरी सदी ईसा पूर्व में धन धान्य से परिपूर्ण एवं संपन्न प्रदेश था। खारवेल के ही शासन का परिणाम था कि बस्तर में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। हजारों वर्षों के अन्य राजवंशों के शासन के उपरांत भी बस्तर में आज जैन धर्म की उपस्थिति प्राचीन प्रतिमाओं और मंदिरों में दिखती है। आइए हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। हाथी गुफा अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख के अनुसार खारवेल ने शासन के 12वें वर्ष में पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और बृहस्पति मित्र नामक शासक को पराजित किया तथा पाटलिपुत्र से जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की मूर्ति पुनः कलिंग ले आया। इस मूर्ति को नंद शासक महापद्मनंद कलिंग को जीतकर अपने साथ ले गया था। स्मिथ ने बृहस्पति मित्र की पहचान पुष्यमित्र शुंग से की है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में अंकित है। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने शासन के 5वें साल में सिंचाई के लिए महापद्मनंद द्वारा निर्मित नहर का विस्तार
तनसुली से कलिंग तक करवाया था। तो ये था आज की प्रस्तुति। ये कैसी लगी आपको? आप हमें जरूर बताइएगा।